डेस्कटॉप यूटिलिटी हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है। प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू प्रोसीड फर्दर। आर यू फिलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजंस? आप इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हो? तो सबसे पहले हमारा रीजन होता है कि हमारा इनकम जो भी है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के आगे जा रहा है। ओके, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हम लोग सिलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू। सिलेक्ट शेड्यूल, यहाँ पे हम लोग ITR 2 फाइल कर रहे हैं। तो ITR 2 फाइल क्यों कर रहे हैं, तो इसका रीजन क्या है? तो मेरे पास जो इनकम है, एक तो पहले दूसरा जो इनकम है वो है बैंक, फिर है कैपिटल, क्या म्यूचुअल फंड या फिर शेयर्स। ओके, अगर सिर्फ आपके पास सैलरी इनकम है और बैंक इंटरेस्ट आप शो कर रहे हो तो आपको ITR 1 फाइल करके भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कैपिटल गेन भी मेरे पास है, म्यूचुअल फंड और शेयर्स, ये जो मैंने कुछ लिए हुए थे उसे मैंने बेच दिया था, तो उसका जो गेन हुआ, गेन लॉस जो भी है, तो उसको अगर मुझे शो करना है तो मुझे ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। मुझे लगेगा 16। आप जहाँ पे काम कर रहे हो उन्होंने आपको एनेक्चर दिया होगा, जो लगने वाला है वो कैपिटल। होम लोन से रिलेटेड अगर आपने ऑलरेडी फॉर्म 16 में उसके डिटेल्स हैं तो फिर आपको बैंक का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट शो करने की जरूरत नहीं है। ये इंटरेस्ट सर्टिफिकेट सेविंग या FD, इसके साथ में अगर आपका और कोई डिडक्शन है जो फॉर्म 16 में नहीं आ रहा है तो उसके सर्टिफिकेट्स। ठीक है, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं यूटिलिटी शेड्यूल्स। देखिए मैंने क्या शेड्यूल्स यहाँ पे सिलेक्ट किए हुए हैं। एक तो नॉर्मली अपना जनरल पार्ट ए, जो जनरल इंफॉर्मेशन है जो मैंडेटरी है उसको सिलेक्ट करना है। शेड्यूल 5A ये नॉर्मली हमें नहीं लगने वाला। अगर आप पोर्तुगीज सिविल कोड से इनकम टैक्स फाइल कर रहे हो तो ही आपको इसे सिलेक्ट करना है, अदरवाइज सिर्फ पार्ट ए। नेक्स्ट, कंटिन्यू। यहाँ पे मैं क्वेश्चन स्किप करने के अलावा कंटिन्यू करूंगा। ओके, अंडर सेक्शन 11 BAC ये नो आएगा आपका। ओके, सैलरी में अगर आपके कुछ डिडक्शन आपको मिल रहे हैं, जैसे सेक्शन 10 के अंडर कुछ डिडक्शंस आपको मिल रहा है, एग्जम्पशंस आपको मिल रहे हैं, तो आपको सिलेक्ट करना है। ओके, इसके लिए आपको फॉर्म 16 देखना पड़ेगा कि फॉर्म 16 में आपको क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या एग्जम्पशंस आपको दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे यस, ये तो आ गया मेरा। ओके, सो दिस इज माय एक्चुअल सैलरी। इसमें सेक्शन 17(2) में कुछ परसेंट 72 के अंदर मुझे मिल रहा है 46,600। यहाँ पे सेक्शन 10(5) में मुझे 7,301 का अलाउंस मिल रहा है, जो मुझे यहाँ पे डिडक्शन दिखा हुआ है। चलो उस ओके, यहाँ पे है सेक्शन 10(5), तो ये मुझे अलाउंस यहाँ पे मुझे क्लेम करना है, तो मैंने अमाउंट यहाँ पे डाल दी। बाकी और कोई एग्जम्पशन नहीं है तो इसे मैं छोड़ देता हूँ, सब जगह पे नो आ जाएगा। अगर आपको कन्वेंस अलाउंस मिल रहा है तो आपको सेक्शन 10
14(2) में जाना अगर आपको ट्रैवलिंग अलाउंस या कन्वेंस अलाउंस मिल रहा है तो। ओके, एटीसी का बेनिफिट मैं ले रहा हूँ। फिर से एक बार मैं फॉर्म 16 देखूंगा। एटीसी का बेनिफिट मुझे यहाँ पे 1,50,000 पूरा अमाउंट आ रहा है, तो उसको मैं ले रहा हूँ। अगर यहाँ पे कुछ अमाउंट आपका कम आ रहा है तो वही आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो इसलिए मैंने यस कर दिया। ओके, 1,50,000 इंसर्ट कर दिया। बाकी एटीसीसी डी 2 में मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, तो नो। एटीडी का मैं क्लेम कर रहा हूँ। यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस मेरे पास है, कंपनी का भी है और मैंने खुद भी लिया हुआ है, तो ठीक है, बाद में इसे फिल कर देंगे। एटीई ये बाकी मेरे नो है। ये देखिए, बाकी जो डिडक्शंस है उसमें एक डिडक्शन मैं क्लेम कर रहा हूँ, वो है सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट। मुझे पूरे साल में मेरे जो भी 2 या 3 बैंक्स हैं उसमें से मुझे करीबन 1131 रुपए का मुझे इंटरेस्ट मिला हुआ है सेविंग बैंक का। ये देखिए यहाँ पे जो डिडक्शन हमें ATTTA के अंडर मिल रहा है वो सिर्फ सेविंग बैंक इंटरेस्ट के लिए है। ओके, तो इसे मैं बाद में अपने इनकम में शो करूंगा, तो अभी सिर्फ मैं इसका डिडक्शन क्लेम कर रहा हूं, बाद में इसे मैं शो करूंगा अपने इनकम में। ओके, तो ये हो गया जनरल इंफॉर्मेशन। अभी मैं अपना शेड्यूल सैलरी जो है उसे फिल कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे अगर आपके एम्प्लॉयज, मैंने एक साल में अगर एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर के साथ में काम किया हुआ है तो आप उसको ऐड करते जाएंगे, यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। सो पहले मेरा एक ही है, यहाँ मुझे पूरे एम्प्लॉयर की डिटेल्स यहाँ पे शो करना है। ओके, जो भी नाम वगैरह है पूरे डिटेल सब कुछ यहाँ पे डाल देंगे। अगर सैलरी से टीडीएस कट हुआ है और उसे आप क्लेम कर रहे हो तो टैन ऑफ एम्प्लॉयर मैंडेटरी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सैलरी एज पर सेक्शन 17A, यहाँ पे सैलरी जो आपको यहाँ पे डालनी है, इंसर्ट करनी है, वो देखिए आपको फॉर्म 16 में शायद इतने कॉलम्स नहीं मिल जाएंगे। फॉर्म 16 में फाइनल फिगर है सैलरी का। ओके, तो इसके साथ में अगर आपको एनेक्चर मिलता है तो एनेक्चर में आपका सैलरी का बाइफर्केशन आपको मिल जाएगा। ओके, ये देखिए सैलरी मुझे बाइफर्केशन वाइज यहाँ पे दी गई है, तो इसको मैं अभी वहाँ पे डालूंगा, इंसर्ट करूंगा। जैसे बेसिक सैलरी डाल दी, जो भी अलाउंस मुझे मिल रहा था वो, और अदर अलाउंसेस पूरे, तो ये मुझे डालना है, यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो टोटल सैलरी मेरी आ गई कैलकुलेशन। ये देखिए, ये आपकी सैलरी का जो नंबर है यहाँ पे आ रहा है, यही नंबर आपके फॉर्म 16 पे होना चाहिए। अगर सेक्शन 72 के तहत अगर आप कुछ डिडक्शन ले रहे हो तो वहाँ पे आपको इंसर्ट करना। अभी 17(3) में मेरा डिडक्शन है 46,600 का, ठीक है। तो ये एक्चुअल सैलरी मेरी यहाँ पे आ गई, सेव कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपने एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर के साथ में काम किया हुआ है तो ये एक हो गया, आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी ग्रोथ सैलरी आ गई, एग्जाम्पशन आ गया, नेट सैलरी यहाँ पे आ रही। डिडक्शंस में आपका एक स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका 50,000 का बाय डिफॉल्ट आ गया। अगर प्रोफेशनल टैक्स कट हुआ है तो उसे आपको डालना है। प्रोफेशनल टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा साल में 2,500 से ज़्यादा नहीं होता। जितना भी आपका कट हुआ है उतना ही आपको यहाँ पे डालना। सो इसे सेव कर दीजिए। फाइनल अमाउंट आ गया आपका, तो ये आ गया नेट सैलरी माइनस 50,000, और अगर आपका प्रोफेशनल टैक्स है तो वो मिला के
जो भी अमाउंट है वो आपको नीचे मिल जाएगा। नेक्स्ट मेरा जो है हाउस प्रॉपर्टी का, मैं यहाँ पे क्लेम ले रहा हूँ। डिडक्शन यहाँ पे मैं क्लेम कर रहा हूँ, तो हाउस प्रॉपर्टी ऐड करना है आपको। प्रॉपर्टी की डिटेल्स आपको यहाँ पे डालने हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अगर को ओन्ड है तो उसको यस कीजिए और आपका परसेंटेज लिखिए। इंटरेस्ट आपका जो भी आपने क्लेम किया हुआ है उसे आपको डालना है, ठीक है। सेम ठीक है, कंफर्म। चलो, हाउस प्रॉपर्टी हो गई। अब कैपिटल गेन, अगर सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन है तो सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है आपको। 101 111 ए। अगर आपके पास शॉर्ट टर्म और क्या लॉन्ग टर्म दोनों है तो आपको थर्ड ऑप्शन भी सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट, ये अगर आपका लैंड और बिल्डिंग, जैसे आपने कोई फ्लैट खरीदा है या आपके पास कोई लैंड है, उसे आपने बेच दिया है, तो जो भी आपका कैपिटल गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो उसको आपको शो करना है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन लेना है। अगर म्यूचुअल फंड या इक्विटी शेयर्स उसके रिगार्डिंग शॉर्ट टर्म है तो सेकंड ऑप्शन, लॉन्ग टर्म है तो थर्ड ऑप्शन। मैं दोनों भी यहाँ पे क्लेम कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सेकंड और थर्ड 111 ए 112 ए दोनों भी यहाँ पे मैं क्लेम कर रहा हूँ। कंटिन्यू। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मैं चूज कर रहा हूँ, दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ओके, आपका कंसिडरेशन वैल्यू, दैट मीन्स द वैल्यू कि जिस वैल्यू पे आपने सेल किया हुआ। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपका परचेसिंग वैल्यू, दैट इज द कॉस्ट ऑफ सेल एंड कॉस्ट ऑफ परचेस। ओके, इम्प्रूवमेंट की यहाँ पे तो कोई ऑप्शन, कोई ज़रूरत है नहीं। इसके लिए अगर कोई एक्सपेंडिचर आपने किया हुआ है, जैसे ब्रोकरेज वगैरह आपने दिया होगा, तो उसे यहाँ पे शो करना है। सो एक्चुअल कंसिडरेशन मेरा हो गया 18,000। सो इसका अगर मैं प्रॉफिट देखूं तो ऑलमोस्ट 2,648 रुपीज़ मेरा ये प्रॉफिट है, गेन है, ये है शॉर्ट टर्म गेन। सो ये तो बाय डिफॉल्ट कैलकुलेट हो जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पे दो ही चीज़ें डालनी है, एक सेलिंग कॉस्ट और परचेसिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट हो गया। सो ये है मेरा कैपिटल गेन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मेरे म्यूचुअल फंड्स मैंने बेचे थे, उसका परचेसिंग डेट्स यहाँ पे हैं, और ये है रिडम्पशन, दैट इज सेलिंग डेट्स है, प्राइस है। सो 3 फंड्स मैंने बेचे हैं जो SIP थी मेरी, क्योंकि एक ये हो गया, दिस इज द सेकंड एंड दिस इज द थर्ड वन। तो यहाँ पे जो मैंने सेकंड म्यूचुअल फंड रिडीम किए हुए हैं, तो उसमें से कुछ 1 साल के ऊपर के थे तो वो लॉन्ग टर्म में आ गए, जो 1 साल के नीचे थे वो शॉर्ट टर्म में आ गए। तो थोड़ा मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कई बार आपके जो भी ब्रोकर है या RM है, वो आपको एक्चुअल फिगर भी कैलकुलेट करके देते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। तो आपके ये कैपिटल गेन स्टेटमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, अभी लॉन्ग टर्म के 1, 2 और 3, तो 3 एंट्री मुझे लॉन्ग टर्म के लिए करनी पड़ेगी। श्योर। सो व्यू शेड्यूल, यहाँ पे मुझे क्लिक करना।
अगर आपके पास CSV फाइल है तो आप सीधा इसे अपलोड कर सकते हैं। नाउ से 3 एंट्रीज है मेरे पास। ओके तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, इसको एडिट करके दिखा देता हूँ। आपने यूनिट कब परचेज किए थे? अगर 31 जनवरी 2018 के पहले है तो अलग बात है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये 31 जनवरी 2018 के बाद के हैं। मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 26,000 और मैंने जो सेल किया हुआ है वो लॉस में है, तो यहाँ पे मैं लॉस में चला गया हूँ। ये देखिए, ये जो ऊपर वाले हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मेरा लॉस है। यहाँ पे लॉस भी दिखाई दे रहा है। सो ये तो 26,000 का मेरा परचेसिंग वैल्यू था, ठीक है। तो ये आ गया, इसको सेव कर देता हूँ। ये मेरा लॉस हो गया। ओके, ये दूसरा है। दूसरा भी एंट्री हम लोग कर देते हैं। ये देखिए, ये 31 जनवरी के पहले का है। सो इसमें कुछ टैब्स बढ़ जाते हैं, जैसे ISI नंबर आपको मिल जाएगा, वही स्टेटमेंट पे मिलेगा आपको। ये देखिए यहाँ पे, ये सेक्शन D जो लिखा हुआ है, इसमें ये डिटेल्स ऑलरेडी उन्होंने दी हुई है, तो आपको यहाँ पे ये सब डिटेल्स यहीं से आपको फिल करनी है। जैसे ISI नंबर यहाँ पे है, तो मैंने ISI नंबर डाल दिया, नेम ऑफ द सिक्योरिटी डाल दिया, सिक्योरिटी या फंड का नाम, शेयर्स कितने पास, या फिर म्यूचुअल फंड है तो यूनिट्स, सेलिंग प्राइस पर यूनिट यहाँ पे है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये सब चीजें मुझे यहाँ पे स्टेटमेंट में मिल जाएगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये मेरे टोटल यूनिट्स थे यहाँ पे। थोड़ा इसे ये आ गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने पास कितने यूनिट थे मेरे पास, ये आ गया। ये सेलिंग डेट है मेरा, सेलिंग प्राइस, सेलिंग यूनिट प्राइस पर यूनिट, ठीक है। 31 जनवरी 2018 का उसका NAV क्या था, तो ये ऑलरेडी आपके स्टेटमेंट में मिल जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये 18.34 रुपीज का NAV है उसका, या फिर कॉस्टिंग पर यूनिट, तो ये यहाँ पे मैंने डाल दिया। ओके, एक्सपेंडिचर अगर आपका ब्रोकरेज वगैरह कुछ चाह रहा है तो वो आपको यहाँ पे डालना है। सो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन दैट इज द सेलिंग प्राइस, वो तो बाय डिफॉल्ट आ गया, ठीक है। तो ये हो गया, सेव करना है, ये बाय डिफॉल्ट कैलकुलेट कर लेना। ओके, ये तीसरा, ये भी दिखा देता हूँ मैं। तीसरा फंड है, अभी ये देखिए, ये मेरा 31 जनवरी 2018 के बाद का है। ये मैं ऊपर वाली बात कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला अगस्त 18 का है ना, अगस्त 18 के बाद का ये, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है अभी इसमें। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैंने डाल दिया, इनको मिल जाएगा मुझे ये, ओके। और सेलिंग प्राइस, डेट देखिए कब मैंने सेल किया हुआ। सो सेलिंग प्राइस डाल दी, तो यहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा टैब्स नहीं है, तो इसे भी मैं सेव कर देता हूँ। 10,695 रुपये का मेरा म्यूचुअल फंड्स थे जो मैंने 12,000 में बेचे हुए हैं, तो ये हो गया लॉन्ग टर्म का। ये टोटल कैलकुलेट करके मुझे बता देगा। सो ये कैलकुलेशन हो गया, इसे मैं कंफर्म कर देता हूँ। ये हो गया मेरा लॉन्ग टर्म का।
सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसके लिए जाते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे मेरे पास कुछ ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, यहाँ पे सिर्फ मुझे क्या डालना है, तो मेरा सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, ये तो इंटरेस्ट पे मैंने इंटरेस्ट है। जैसे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट यहाँ पे मैंने डाल दिया, इसका पहले डिडक्शन के लिए मैंने एंट्री किया था। एफडी वगैरह कुछ है तो सेकंड ऑप्शन। इनकम टैक्स से आपको कुछ रिफंड मिला हुआ है तो उसका कुछ इनकम रहेगा तो वो यहाँ पे नॉर्मली ये बाय डिफॉल्ट आ जाता था वाला ऑप्शन, ठीक है। अगर आपका कुछ अलग से इनकम है, जैसे कमीशन आपको कहीं से मिल रहा है, इंश्योरेंस का कमीशन है, या फिर एमएलएम का कुछ कमीशन है, इनकम है, वो भी आप अदर इनकम में डाल सकते हैं। ओके, सो शेड्यूल CYLA, इसको हम लोग इनकम आफ्टर सेटअप ऑफ करंट ईयर लॉसेस, तो इसे हम कंफर्म कर देते हैं। जो भी चीज़ें जैसे इनकम, सैलरी पे इनकम यहाँ पे आ रहा है, लॉस जो अपना इंटरेस्ट जा रहा है उसे एक तरीके से लॉस ही हो। नेक्स्ट शेड्यूल BFLA, ये में नॉर्मली पहले वाले शेड्यूल जैसे ही है, कंप्लीट सेटअप। शेड्यूल CFL एक्चुअली ये है कि डिटेल्स ऑफ लॉसेस टू बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर फ्यूचर ईयर्स। कैरी फॉरवर्ड तो हमें करना नहीं है, इसलिए हम लोग इसे सिर्फ कंप्लीट सेटअप करके निकल जाएंगे। अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करवाना है तो फिर इसको एडिट करना पड़ेगा। क्योंकि सेक्शन 80D, इसका मुझे बेनिफिट लेना है। 80D का मतलब है हेल्थ इंश्योरेंस और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। इन दोनों में अगर मैंने कुछ इंश्योरेंस लेने के लिए कुछ पैसा खर्च किया या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए पैसा खर्च किया, तो वो डिडक्शन यहाँ पे मैं क्लेम कर सकता हूँ। ओके, वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज सीनियर सिटीजन्स, अगर आपको या आपकी फैमिली जैसे मिसेस वाइफ, अगर उनमें से कोई सीनियर सिटीजन है तो यस करना है। देखिए यहाँ पे पेरेंट्स नहीं है तो हेल्थ इंश्योरेंस मेरा यहाँ पे मैंने क्लेम कर दिया, ठीक है। अगर ये पेरेंट्स के लिए है, उसमें भी अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं, ये पेरेंट्स नॉर्मल पेरेंट्स के लिए, सीनियर सिटीजन्स हैं तो फिर आप नीचे क्लेम करोगे। कंफर्म। अभी मैं 80C का क्लेम कर रहा हूँ शेड्यूल 6A में।
ऑलरेडी मैंने एटीसी का अमाउंट तो पहले से डाल दिया था, तो ये आपको यहाँ पे शो करेगा। ओके, और ये एटीटी जो अभी कुछ मिनट पहले मैंने फिलअप किया था, ठीक है, तो ये पार्ट बी हो गया आपका। एटीसी का 1,50,000 और एटीडी का amount। ये मैंने सबसे पहले यहाँ पे डिडक्शन ये क्लेम किया था एटीटीटीए का, ये ऑलरेडी शो कर रहा है। सो ये टोटल आ गया चैप्टर 6A में। कंफर्म कर दिया मैंने। अगर आप अल्टरनेट मिनिमम टैक्स पेएबल अंडर सेक्शन 115 जेसी का क्लेम कर रहे हो तो आपको एएमटी में जाना है। जेडी के तहत जाना है तो एएमटीसी। अभी मैं नॉर्मल जो भी टैक्सेशन का टैक्सेशन चाहता हूँ, जो मैं पहले से कर रहा हूँ, डिडक्शन क्लेम कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे आप चाहते हो तो डिडक्शन आपका क्लेम नहीं होगा। सो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, अभी मैंने जो भी अपने डिटेल्स फिलअप करनी थी सब कर दी है, ये आपको यहाँ पे शो करेगा। जस्ट आप गो थ्रू कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कहीं भी कुछ गलत अमाउंट आपको शो कर रहा है तो आप यहाँ पे, जैसे सैलरी का अमाउंट आ गया, हाउस प्रॉपर्टी का, सो अभी देखिए यहाँ पे लॉसेस है इसलिए नील बता रहा है। ओके, कैपिटल गेन हो गया आपका, अदर सोर्सेस का इनकम हो गया, ठीक है। ये आपका इंटरेस्ट जो माइनस होने वाला है वो ये आपको 6 में बताएगा, ठीक है। ये आपका टोटल क्लेमेबल अमाउंट आ गया है, ठीक है। टैक्सेस पेड, ओके। ये देखिए ऑलरेडी टीडीएस जो मेरे सैलरी से कटा हुआ है तो ऑलरेडी यहाँ पे वो शो कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ये टीडीएस प्रॉपर नहीं है तो आप एज पर फॉर्म 16 इसको एडिट कर सकते हो। एडिट करके उसको आप सही करवा लो। इसके अलावा अगर आपने कुछ और डिडक्शन क्लेम किया हुआ है, जैसे मैंने बोला कि आपका इंश्योरेंस का इनकम है या फिर कई और तरीके से इनकम है, उसका अगर टीडीएस कट हुआ है तो वो आपको टीडीएस 2 में शो करेगा। अगर नहीं है तो फिर आप उसको यहाँ पे, अगर उन्होंने आपको टीडीएस सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया हुआ है तो आप ऐड डिटेल्स में जाके उसको क्लेम कर सकते हो, ठीक है। आपने खुद कुछ टैक्स जमा किया हुआ है, जैसे एडवांस टैक्सेस या फिर 31 मार्च के बाद आपने खुद कुछ टैक्स जमा किया हुआ है जिसे सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोलते हैं, तो उसको आप यहाँ पे फिलअप करोगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा टोटल, सब मिला के जो टैक्सेस है वो पूरा। ओके, अभी मैंने टैक्स कैलकुलेट हो गया मेरा, इनकम कैलकुलेट हो गया, टैक्स मैंने जो पे किया हुआ उसका कैलकुलेशन हो गया। तो अभी कंपटीशन करते हैं एक्चुअल। सो दिस इज माय टैक्स पेएबल, ये आता है आपका सेस, तो ये हो गया ग्रोस लिएबिलिटी टोटल, ठीक है। सो एग्रीगेट आ गया। ये यहाँ पे है जो मैंने टैक्स ऑलरेडी भरा हुआ है गवर्नमेंट, ठीक है। सो अमाउंट पेएबल क्या होगा, अगर आपने टैक्स कम भरा हुआ है तो आपको भरने के लिए बोल देगा अमाउंट पेएबल। अगर आपका अमाउंट पेएबल है तो नीचे आपको टैब भी मिलेगा पे नाउ करके। अभी मैंने टैक्स ज़्यादा भरा हुआ है, मुझे रिफंड चाहिए, तो यहाँ पे मुझे रिफंड शो कर रहा है, ठीक है।
यहाँ पे नॉर्मली नो आएगा आपका और आप प्रीव्यू प्रीव्यू के लिए जाएंगे। ये आपका टोटल प्रीव्यू है जो भी आपने फिलअप किया हुआ है। इससे पहले आप एक बार फिर से इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, गो थ्रू कर लीजिए। अगर आपको ठीक लग रहा है कि सब ठीक है तो फिर नेक्स्ट करेंगे। अगर कहीं भी गलत लग रहा है तो आप पीछे जाके उसको करेक्ट करवा लो। अभी प्रीव्यू हो गया। नाम, प्लेस, आपका जो भी प्लेस है, सिटी है, गांव है, उसका नाम डालिए। ये यहाँ पे वेरिफिकेशन हो गया। प्रोसीड टू वैलिडेशन। ओके, तो वैलिडेशन हो गया। इसका मतलब है पूरी जो भी डिटेल्स है मैंने पूरी सही तरीके से भरी हुई है। सो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। अभी इसे मैं, ये देखिए, ये मैंने डेस्कटॉप यूटिलिटी पे ये पूरा डिटेल्स मैंने भरी हुई है। तो अभी इसे मैं वेरिफिकेशन के लिए जाऊंगा तो ये सीधा मुझे नेट से कनेक्ट करके इंटरनेट के थ्रू वेबसाइट से कनेक्ट करेगा। सो यहाँ पे अभी मैं इसका पैन नंबर डाल देता हूँ। ओके, पैन आ गया, कंटिन्यू। लॉग इन कर देता हूँ। यहाँ पे टिक कीजिए, पासवर्ड मुझे डालना है यहाँ पे। ओके, तो ये पासवर्ड डाल दिया, कंटिन्यू। ओके, तो यहाँ पे मुझे अभी ITR 2 बता रहा है, असेसमेंट ईयर हो गया। चलो ठीक है, अपलोड रिटर्न। ओके, फिर से एक बार ये वैलिडेट करेंगे। ओके, वैलिडेशन कंप्लीट हो चुका है। तो इसे सबमिट भी मुझे करना है और वेरीफाई करना है। तो एक करता हूँ मैं, अगर आप ई वेरीफाई करोगे तो अभी ये तुरंत आपका आधार OTP के थ्रू जाएगा। कई बार ऐसे हो जाता है कि इंटरनेट वेबसाइट इनकम टैक्स की जो है वो कई बार अगर ज़्यादा यूज़ हो रही है तो कई बार यहाँ पे दिक्कतें आ सकती है। सो बेटर है, मैं बोलूँगा पहले आप इसको ई वेरीफाई करके अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद आपके पास टाइम है कि आप उसको बाद में इसको वैलिडेट कर सकते हो। सो इसको मैं ई वेरीफाई कर रहा हूँ अभी। ओके, सबमिट। ओके, तो मुझे ई वेरीफाई करना है 120 दिन के अंदर। तो ये हो गया मेरा कि आज के आज मेरा फॉर्म सबमिट हो गया। तो अभी इसको मुझे ई वेरीफाई करवाना है तो मुझे फिर से लॉगिन करके इसे वेरीफाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो डेस्कटॉप यूटिलिटी यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे चले जाते हैं। ये आ गया, मैं लॉगिन करता हूँ फिर से वही यूज़र आईडी और पासवर्ड से। अभी देखिए, यहाँ तो मैंने फाइल ITR अपना फाइल तो कर दिया। अभी मेरे पास टाइम है कि मैं इसको वेरीफाई करवा लूँ। अभी तुरंत भी कर सकता हूँ या कुछ देर के बाद भी कर सकता हूँ। सो वो भी मैं बता देता हूँ। लॉगिन कर रहा हूँ, लॉगिन करता हूँ। ओके, ओके, ये लॉगिन तो हो गया मेरा। ठीक है, फाइल सक्सेसफुली।
फिर अभी इसे मुझे क्या करना है, वेरीफाई करवाना, ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, ई वेरीफाई रिटर्न। फिर से एक बार दिखा देता हूँ मैं, ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स, ई वेरीफाई। इसे आप ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हो, लेकिन जैसे मैंने बोला कि कई बार इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है काफ़ी बार जाम रहती है, तो इसको काफ़ी टाइम भी लग सकता है। इसलिए बेटर है कि आप डेस्कटॉप यूटिलिटी का यूज़ करके उसको फिल कीजिए, फिर अपलोड कर दीजिए। तो अपना अपलोड हो चुका है, हम लोग इसको ई वेरीफाई कर देंगे। ओके, ई वेरीफाई के पेज पे हम लोग देखिए, यहाँ पे जो ऑलरेडी मैंने ITR अभी जो भरा हुआ है, ये सब यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसके आगे ही टैब है ई वेरीफाई। ऑप्शंस आपको बता रहा है, एक तो आप आधार का OTP लेके इसको ई वेरीफाई कर सकते हो, या फिर जनरेट EBC। ठीक है, तो नॉर्मली मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आधार का OTP लेके इसको ई वेरीफाई कीजिए। जैसे आप कंटिन्यू करते हो, OTP मिल जाएगा आपको, आपके मोबाइल पे आ जाएगा, उसे आपको सिर्फ वहाँ पे डालना है और आपका जो ITR है वो वेरीफाई हो जाएगा। ओके, इसके बाद आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू।